अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे वो कौन सा था? वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका था और इसमें मैंने आपको पहले वायरसेस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी थी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी डिजीज के बारे में, ठीक है, उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वायरसेस से रिलेटेड जो है समझाया गया था। आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में जो है 3 पोर्शंस को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। वायरसेस को मैं पहले जो है लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक आपका है बैक्टीरिया का। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक, पेज नंबर 77। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, ठीक है, वो जो नेकेड आइज से नजर नहीं आते, और इसके अलावा ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। और इसके बारे में जो है प्रोकैरियोट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एनिमल्स या तो जो होते हैं ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, और या यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट की मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके सेल की जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और इसके अलावा सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है। राइबोसोम्स जो मौजूद होते हैं सेल में वो भी स्मॉल साइज के होते हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोट के हवाले से। तो जो बैक्टीरिया है वो भी कैसा है? प्रोकैरियोट्स होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात की जाए कि ये डिस्कवर्ड कहाँ हुए, ठीक है, किसने किया डिस्कवर्ड इसको? ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसने जो है बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था और बताया था कि ये स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट बट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि क्या, ये बहुत ही ज्यादा सादा, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी का वो बहुत ही सिंपलेस्ट होता है। सेल का स्ट्रक्चर अगर इसका देखें, और ये बहुत ही पुराने जमाने से मौजूद है, बहुत ही सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर अगर हम इसकी देखें कि जो है हैबिटेट क्या है, यानी कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये कहाँ? देयर आर फाउंड एवरीवेयर, यानी कि हर जगह होते हैं, जैसे एयर में भी, वाटर में भी, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सरवाइव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके जहाँ होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे भी, और बहुत ज़्यादा अगर हॉट प्लेस है तो वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। यानी कि ये हर जगह जो है मिलते हैं बैक्टीरिया, एयर हो, वाटर हो, कोल्ड प्लेस हो, हॉट प्लेस हो, लिविंग बॉडी हो, डेड बॉडी हो, ये हर जगह जो है सरवाइव करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर हम इसके देखें कि साइज पे अगर आए, ठीक है, तो इसका साइज देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इनका साइज जो होता है 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक वेट होती है, और 2 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन इसकी लेंथ, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के ये बैक्टीरिया होते हैं। और फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर में यानी कि कौन कौन से जो होंगे, इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, तो बैक्टीरिया जो सेल होता है कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, यानी कि इसकी सेल वॉल भी मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
इसकी बॉडी में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और न्यूक्लियर मटेरियल भी मौजूद होता है। अभी मैं आगे इसकी एक डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगी कि इसका जो स्ट्रक्चर है आपको पूरा डिटेल में जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है सिंपली जो है वो बताया जा रहा है कि यानी कि इनकी बॉडी में कौन कौन से सेल में स्ट्रक्चर है, इसके बॉडी किस तरह है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, बैक्टीरियल सेल की कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल जो है इनमें मौजूद होता है। यही बात है, इनमें बाकायदा न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपको पहले भी बताया था कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं अगला के पॉइंट पे। डिजीजेस, यानी कि ये डिजीजेस भी कॉज करते हैं। ठीक है, ये जो है ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल्स में, हर पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ये ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसे टीबी की डिजीज भी कहा जाता है। इसके अलावा नमूनिया, टाइफाइड, ये जो बीमारियां हैं ये सारी की सारी जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से ही कॉज होती हैं। ठीक है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया, टाइफाइड। और अगर प्लांट डिजीज की बात की जाए, यानी कि जो बैक्टीरिया है अगर प्लांट पे पहुंच जाए तो उनमें भी जो है डिजीज कॉज करते हैं। जैसे ब्लैक रूट ऑफ कैबेज, यानी कि जो है कैबेज के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है ब्लैक स्पॉट पैचेस नजर आते हैं। इसके अलावा फाइन ब्लाइट ऑफ पेयर पे भी मौजूद होते हैं एंड एप्पल पर भी जो है ये लग जाती है डिजीज जो होती है। और रिंग रूट ऑफ पोटैटोस, पोटैटोस पे भी जो है ये मौजूद होती है डिजीज। ठीक है, यानी कि अगर बैक्टीरिया इन पे अटैक करें तो इसमें यानी कि मुख्तलिफ वेजिटेबल्स वगैरह को भी ये ख़राब कर देते हैं और उनमें डिजीज़ हो जाती है, वो एक से दूसरे में फिर लगती है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है मतलब इस तरीके से जो है बैक्टीरिया से होने वाली जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ और जो है अभी मुख्तलिफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो बताया गया है। ठीक है, कि यानी कि जो ये बैक्टीरिया से जो है मुख्तलिफ जो उसके बैक्टीरिया के बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन हुए हैं। इसके बाद जो मैं आपको समझाने लगी हूँ वो है रॉड शेप बैक्टीरियम का, यानी कि एक बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर को मैं डायग्राम के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जो है वो समझ में आए। यानी कि डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे आप, फिर जो है उसकी जो है मुख्तलिफ लेबलिंग को, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगी। अब देखते हैं कि इसका जो है अगर मैं देखो ये रॉड शेप बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, आगे पढ़ेंगे शेप्स वगैरह के इसमें बारे में। यहाँ जो है मैं एक बैक्टीरिया की रॉड शेप बैक्टीरियम जिसे कहा जाता है, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरियम। अब ये किस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरह कुछ होते हैं, इसके स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाहर भी एक लेयर मौजूद होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक सब्सटेंस, थिक सब्सटेंस, ऐसा स्टिकी सब्सटेंस जो है जिसे म्यूसिलेज कहा जाता है वो मौजूद होता है। और इसमें जो है ये फ्लैजिला भी मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है राइबोसोम्स, जो अभी बताए भी थे कि प्रोकैरियोट में जो होते हैं वो स्मॉल साइज के जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं।
और इसके अलावा इसमें फूड रिजर्व्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि फूड जो है पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है जो डॉटेड मौजूद होता है। और इसके अलावा जो है डीएनए, ठीक है, डीएनए मौजूद होता है, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह भी मौजूद होता है, यानी कि ये जो होता है जेली लाइक मटेरियल होता है जो इसमें मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि इसको क्या बताया था, फ्लैजिला है। इसके अलावा जो बाहर वाली इसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर मैंने बनाई थी इसको क्या कहा गया था, सेल वॉल होती है। और इसके अंदर जो लेयर होती है वो कहलाती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या बताया था, ये राइबोसोम्स हैं। ये क्या बताया था आपको, ये जो होते हैं फूड रिजर्व्स हैं, यानी कि फूड यहाँ पे स्टोर हुई भी होती है। इसके अलावा ये बताया था ये डीएनए है। और इसमें डॉटेड लाइन यानी कि जो मौजूद होता है वो क्या चीज मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो मैंने बताया था आपको स्टिकी सब्सटेंस मौजूद होता है, ये कहलाता है म्यूसिलेज कोट। ठीक है, ये तो इसकी थी लेबलिंग। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे कि इसका जो हम स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का जो रॉड शेप बैक्टीरियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो नजर आ रहा होता है कि जो बैक्टीरिया की जो होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो मटेरियल मौजूद होता है। लेकिन इसकी जो अगर सेल वॉल की बात की जाए, ठीक है, जो बाहर वाली जो सबसे लेयर को मैंने आपको बताया था ये सेल वॉल है। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो होती है केमिकली जो होती है कॉम्प्लेक्स मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स मटेरियल की बनी हुई होती है। और जो प्लांट सेल में जिस तरीके से वॉल होती है उससे जो होती है बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वैसी नहीं होती जैसे कि जो है प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, बल्कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोस मौजूद नहीं होता। तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोस मौजूद होता है और इसमें जो होता है सेल्यूलोस मौजूद नहीं होता है। और ये कैसी होती है, थिक होती है और रिजिड होती है, यानी कि इसमें कोई फ्लेक्सिबल नहीं होती बल्कि कैसी होती है, रिजिड होती है और थिक होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड, शुगर और सम टाइम काइटिन की जो है ये बनी हुई होती है। यानी कि वैसे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल किसकी, सेलुलोज की होती है, लेकिन इसमें जो होती है किस चीज की बनी होती है, अमाइनो एसिड, शुगर एंड सम टाइम काइटिन की जो है ये बनी हुई होती है। किसके बारे में बात कर रही थी मैं, यानी कि ये जो इसकी पूरी जो सेल वॉल है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल के जो बात जो होती है एक बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी कि ये वाली की बात कर रही हूँ आप, इसकी सेकेंड वाली। ठीक है, इसको भी जो है बुक में बहुत डबल से बनाया गया है लेकिन बहुत ही करीब उसमें है, लेकिन ये सेल वॉल होती है और जो अंदर वाली है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल वॉल के जो होते हैं इसके फौरन बाद एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी सरफेस की बात हो रही थी तो यहाँ पे इसलिए लेबलिंग में लिखा हुआ है सेल सरफेस मेम्ब्रेन, और इसको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये जो होती है मेम्ब्रेन जो होती है ये कहीं कहीं से जो होती है सेल वॉल के साथ अटैच भी हुई हुई होती है। ठीक है, कहीं कहीं से ये अटैच भी होती है, सेल वॉल के साथ अटैच हुई भी होती है। और इसमें जो होते हैं
बहुत सारे जो होते हैं पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, होस्ट मौजूद होते हैं। और ये केमिकली जो होती है किसकी बनी होती है, लाइपिड एंड प्रोटीन, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लाइपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं, और ये क्या फंक्शन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो है रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया को तो लाजमी बात है इसमें जो है कोई किसी किस्म के जो है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है और उसमें जाहिर बात है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दरअसल क्या रेस्पायरेशन का जो है फंक्शन कर रही होती है, ठीक है। यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और है तो ये लिविंग थिंग ही, तो इसका काम जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये फंक्शन को कर रही होती है रेस्पायरेशन का। यानी कि साइटोप्लाज्म जो इसमें मौजूद होता है ये कैसा होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये डॉटेड होता है, दानेदार होता है, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है इस तरीके से होता है, और ये कहाँ मौजूद होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीजन के दरमियान, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, बल्कि एक न्यूक्लियर रीजन यानी कि वो जगह को कहा गया है कि वो जगह, और जो है सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये यहाँ पे सब जगह पर ये साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो है छोटे छोटे वैक्यूल्स या इसके में छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं, और इसके अलावा जो है वो राइबोसोम्स जो बने हुए, ठीक है, ये भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम या प्लास्टेड या माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया में जिस तरह प्रोकैरियोट के हवाले से बात हुई है कि इसमें बाकायदा न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है या क्रोमोसोम वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, तो इसमें जो बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए जो है कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है। डीएनए जरूर मौजूद होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होता तो उसमें मौजूद होता है डीएनए क्रोमोसोम वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, लेकिन डीएनए ये मौजूद होता है, और जिसमें जो है क्रोमोटीन बॉडीज कहा जाता है, ठीक है, इसको क्रोमोटीन बॉडीज भी कहा जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया की डिवीजन से पहले, यानी कि अगर ये डिवीजन हो रहा हो तो उससे पहले ये डीएनए जो होते हैं रेप्लिकेट के जरिए जो है दो बराबर डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि क्या, यानी कि अगर इसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो, यानी कि एक से दो बनना हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो इसका डीएनए जो होता है क्रोमोटीन बॉडी जिसको कहा गया है, ये पहले जो है रेप्लिकेशन के जरिए दो में बराबर में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बड़ा होगा, इनलार्ज होगा और दो में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा, और इसके बाद जो होता है वो इसकी पूरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है डिवाइड होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है इस तरीके से डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसे बाइनरी फिशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिशन के प्रोसेस से जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि आपको आज मैंने क्या समझाया, इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और रॉड शेप बैक्टीरियम, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस के होमवर्क पे, ठीक है। आपका होमवर्क भी सारी सी बात है इस चैप्टर में जो अभी समझा रही हूँ उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा होमवर्क के। क्वेश्चन नंबर मैं आपको जो है 6 तक करवा चुकी हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन 6 तक मैं पहले करवा चुकी हूँ, आज जो है वो क्वेश्चन 7 दे रही हूँ।
राइट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, also draw and label a diagram rod shaped bacteria। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आपके। 7 क्या है, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद जो आपका है सेकंड क्या है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, आपने जो है ये करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बुक में बता भी दे रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो है आप लिखिएगा इसको। क्लास 9 अब होमवर्क देख लीजिए आपका, जो क्या है आपका 7 क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपने लिखना है, इसका आंसर आपका कहाँ से होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसका आंसर लिखिएगा, राइट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आपकी सेंटर हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर इस तरीके से प्रोकैरियोट, फिर इसके बारे में डिस्कवरीज के बारे में, ठीक है, फिर ये हैबिटेट इसके बारे में। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज अभी मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसके साइज से है। ठीक है, ये साइज के बारे में पहले लिख लीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर, इसके बाद डिजीज़, अच्छा ह्यूमन डिजीज़ और प्लांट डिजीज़ जो है अलग अलग बताई गई हैं, इसको आप जो है इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि यहाँ तक जो है आपका पूरा आंसर हो जाएगा। सही है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ऑल्सो ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ रॉड शेप बैक्टीरियम। इसका आंसर कहाँ है, बुक का 77 एंड 78 पेज पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, 77 पेज पहले ओपन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर 8 को मैं टिक करवा रही हूँ। सही है, आंसर नंबर 8 जो आपको टिक करवाया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा आंसर नंबर 8 भी लिख दिया है। सबसे पहले आप सेंटर हेडिंग डाल दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सही है, इसके बाद आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेल वॉल से नंबर 1 लिखा है, यानी कि हेडिंग होगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना भी है, सेल वॉल इज केमिकली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक आ जाएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, सम टाइम काइटिन। ठीक है, यहाँ तक, यानी कि सेल वॉल नंबर 1 करके हेडिंग दीजिएगा और सेल वॉल से लेके काइटिन तक पूरा आप ये लाइंस लिख दीजिएगा। ये आपका हो जाएगी फर्स्ट हेडिंग और सेल वॉल डिस्क्राइब होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है और यहाँ हेडिंग भी दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपने जो है यहाँ से पहले नेक्स्ट टू सेल से प्रोटीन तक ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक पहले एक पैराग्राफ लिखिएगा, फिर लाइन लीव करके फंक्शन की हेडिंग डालिएगा और फिर लाइन लीव करके फिर सेल मेम्ब्रेन से यहाँ तक आपने लिखना है, मेम्ब्रेन तक।
ठीक है, यानी कि 2 पैराग्राफ में ये हो रहा है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करें और फिर उसका फंक्शन। अच्छा, इसमें डायग्राम भी है, तो लगभग बात है जब आंसर एंड हो जाएगा तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे बुक से ही। ठीक है, ये इसकी पूरी डायग्राम आपने ये ड्रॉ करनी है, सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है यहाँ थर्ड हेडिंग। ठीक है, साइटोप्लाज्म की ऐप की हेडिंग डलेगी, थर्ड हेडिंग साइटोप्लाज्म की। और इसके बाद आपने ये पूरा पैराग्राफ साइटोप्लाज्म से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक, ठीक है, ये आपने लिखना है। यानी कि थर्ड आपका कहाँ से हो जाएगा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक, यहाँ तक आप लिखेंगे। और ये जो है आपने फिर इस साइटोप्लाज्म के बाद ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और इसकी राउंड शेप बैक्टीरियम हेडिंग होगी, गाड़ी फिगर नंबर नहीं लिखना। ये फंक्शन भी इसकी हेडिंग यहाँ पे, ठीक है, कोई डायग्राम की हेडिंग नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया ना, सेल मेम्ब्रेन एरो भी नज़र आ रहा होगा, ये इसके लिए लिखा है, सही है। ये वाली पूरी डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा इस आंसर के एंड में। तो मैंने आपको आज क्या होमवर्क दिया है, 7 and 8। ठीक है, 7 जो है वो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया है, और ये वाला जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, आप ये दोनों इसमें कर लीजिएगा, और जो रिमेनिंग चैप्टर है इंशाल्लाह विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।